बारिश तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। सो फटाफट से नहीं नहीं, मैं छपरा में नहीं हूँ श्रेयांश, मैं एक्चुअली घर आया हुआ हूँ, ठीक है। चलो सो फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं और कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा, तो लास्ट क्लास में एग्जैक्टली लास्ट क्लास में हम बात कर रहे हैं क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भैया किसी भी मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, नन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सल्फर जब है, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डाल दो तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि भैया किसकी रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, हमको एक चीज पता है कि ऑक्साइड्स जो मैग्नीशियम का है वो बेसिक है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो इस बात को बिल्कुल हमें रट्टा मार के रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे से सेट करके चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखा हमने वाटर के साथ कि वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। सो भैया वाटर से जब मेटल का रिएक्शन होता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस निकलती है। बिल्कुल सेम कहानी। उसी तरीके से ये लास्ट वाली रिएक्शन तो हम किसी एग्जाम्पल में पढ़ रहे थे, ठीक है। सो भैया कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ऑक्साइड, वाटर से रिएक्ट करे तो हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम का रिएक्शन जो है उसके बाद हमने देखा कि भैया सोडियम जो है वो बहुत विग्रस, मतलब बहुत भयानक तरीके से बहुत तेजी से वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। सो चूंकि सोडियम बहुत तेज रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, हाईली रिएक्टिव है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखना है हमको कि सोडियम जो मेटल है उसको बचाने के लिए वाटर से रिएक्ट नहीं करे, इसलिए हम उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। लेकिन आयरन एक ऐसा मेटल है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो विग्रसली रिएक्ट नहीं करते, जैसे आयरन वो विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे फास्फोरस, फास्फोरस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इवन फास्फोरस को बचाने के लिए, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर जाए, बचाने के लिए हम पानी में डुबो के उसको रखते हैं, ठीक है। तो लास्ट थिंग यही है कि टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हम इसको क्या करते हैं, पानी में डुबो के रखते हैं, ठीक है। सो यहां तक अपने पास कहानी है लास्ट क्लास की कि भैया मेन रिएक्शंस क्या हैं। इसके बाद आते हैं नया, मैं डाउट पे आता हूँ, डाउट अपने बचा के रखो, ठीक है। नेक्स्ट है भैया एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। सो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वहां पे देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है, तो पॉपिंग साउंड से पहचान होती है। इस चीज पे हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया कि हाइड्रोजन कैसा देता है, पॉपिंग साउंड देता है, ठीक है। सो नॉन मेटल्स जो है वो नॉर्मली एसिड से रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस। कब पॉपिंग साउंड आएगा हाइड्रोजन में, जब हम उसको बर्न करेंगे, हाइड्रोजन गैस को जब जलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है इवन हीट करने पे भी, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेता है। सो कॉपर जो है वो एक ऐसा मेटल है जो सारे एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर हाँ सल्फ्यूरिक के साथ थोड़ा कर लेता है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो कतई नहीं करता। क्या और कोई मेटल नहीं है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते? बिल्कुल है। गोल्ड और सिल्वर भी ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड्स के साथ, दोनों ही एसिड्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। तो आखिर गोल्ड सिल्वर किससे रिएक्ट करता है, आगे देखेंगे, आगे इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास कि भैया मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। एग्जांपल के लिए कैल्शियम H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन देगा, ठीक है। लास्ट क्लास तक यहाँ तक बात कर चुके थे, इसके आगे भी कहानी बात हुई थी, तो मैं रिवीजन कराता हूँ, पर नयन का डाउट लेता हूँ। बोलो नयन।
नयन अपने डाउट बताओ बाबू, क्या डाउट है? नयन डाउट क्या है? सर जो फास्फोरस होता है तो सर उसको पानी में डालते समय तो सर बीच में कहीं ना कहीं तो सर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही होगा। बाबू देखो, पानी में ऑक्सीजन होता जरूर है, बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। नो सर, और पानी वाला नहीं, एयर हाँ, वाला। सर उसको कहीं से निकाल के सर पानी में डालेंगे सर बीच में तो सर एयर तो कांटेक्ट करेगा ही। ऐसा जरूरी है? मान लो मैंने क्या किया, मैंने किसी प्लास्टिक में उसको पैक कर दिया, किसी प्लास्टिक के बोतल में, मैं पानी में ले गया, प्लास्टिक के सर बोतल को उसमें से बाहर निकाल लिया, पानी में रह गया फास्फोरस। तो सर प्लास्टिक का बोतल में भी डालेंगे तो सर एयर से रिएक्ट करेगा ना। बाबू तो हम उसको शुरू से ही बचा के रखते हैं, हम उसको शुरू से ही सेव करके रखते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में नहीं है, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखा जाता है। ठीक है, उसको शुरू से ही वैसे ओके। रखा जाता है, वरना अगर नहीं रखेंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो भैया नेक्स्ट अपने पास क्या है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। ठीक है, अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन से मेटल हैं? तो जैसे जिंक या एल्यूमिनियम, ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बस यही दो मेटल्स ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या देते हैं? तो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, दो मेटल जो बेस से रिएक्ट कर जाता है, दैट इज जिंक एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इन मेटल्स को एक खास नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक मेटल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिटमस टेस्ट के बारे में। लिटमस टेस्ट हम जान चुके हैं क्या होता है। सो अगर एसिड में आपने डाला है ब्लू लिटमस तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेस में डाला है रेड लिटमस तो वो ब्लू हो जाएगा। ये चीज हमको पता है। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होता है। ये लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं। यहां तक में किसी को कोई तकलीफ है तो जल्दी बताओ, और अपन फटाफट से इस चार्ट को बनाएंगे। इस चार्ट को बनाओ। देखो हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसका मेन मेन पॉइंट्स इस चार्ट में, मेन मेन रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ, मेटल का भी है नॉन मेटल का भी है। तो इस चार्ट को बाबू बनाइए, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही चीज है। इसको फटाफट बनाओ, फिर अपन आगे की बात करेंगे। एक ही चार्ट में सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट से। छापिए फटाफट से, इस चार्ट को बनाइए। हाँ बिल्कुल, इस चार्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन करो। सारे लोग इस चार्ट को नोट डाउन करना है। ठीक है, बोलो अपर मैं। सर दोनों चैट हाँ को। मेटल नहीं नहीं, इधर वाले को नहीं, इधर वाले को भी रुक जाओ। इसको अभी सर नहीं जी। करना है। नहीं, इसको रुक जाओ, ये वाला नहीं करना अभी, इसको नहीं करना, पहले वाले को करना है। ये मैं समझाऊंगा तब लिखना, लिखना है पर अभी समझाऊंगा तब। इसको पहले नोट डाउन करो। हाँ, बोलो उज्जवल बाबू, क्या समस्या हो गया जीवन में? आवाज म्यूजिकल हो क्या रही है उज्जवल? सर पूछना था कि दोनों में से कौन सा लिखना है। पहला वाला, पहला वाला लिखना है। ठीक है, जो अभी तक पढ़े हैं ना अपन, मेटल्स और मेटल्स का वो ऑक्सीजन वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन, वही लिखना है आपको। पूर्णिमा कुछ कहना चाहती है, बोलो पूर्णिमा। सर अभी कोई टॉपिक पढ़ाए हैं क्या आप? रिवीजन कराया ना अभी, कुछ टॉपिक नया थोड़ी पढ़ा है, अभी रिवीजन करा रहा हूँ लास्ट क्लास का जो पढ़े थे। ओके सर। हाँ, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है। अरे आयुष क्या चाहता है? करो फटाफट से नोट डाउन।
करके जल्दी से मुझे मैसेज करो, कर लिया, फिर अपन आगे बात करेंगे। जो अभी तक पढ़े हैं उसी के रिगार्डिंग है ये, उसी का एक ऐसे कह लो कि शॉर्ट नोट काइंड ऑफ है। बोला आर्यन? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्वाइप करो ना, आगे पीछे करो, स्क्रीन दिख जाएगा। यस। डन है? लिख लिया सबने? कोई ऐसा जो अभी भी नोट कर रहा है ये ग्राफ, या सॉरी ये वाला टेबल? डन है क्या? चलिए ठीक है। अच्छा लिख करो, करो भाई करो, नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। अनुपम स्क्रीन स्वाइप करो, आगे पीछे स्क्रीन करो, दिख जाएगा। स्क्रीन आगे पीछे करो। डन। चलो अब एक एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, मैं बता रहा हूं क्या हेडिंग डालना है, ठीक है? अच्छा नहीं डन है? अच्छा भाई नहीं डन है, कोई बात नहीं, करो करो, कोई जल्दी नहीं, करो भाई करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। अगर ये टेबल भी आप ध्यान में रखते हो, मतलब कभी एग्जाम देने जाओ या कुछ है, तो कम से कम ये टेबल देख के जाओ कि कौन सा रिएक्शन कैसे होता है। इसमें लगभग लगभग मेटल्स के सारे जितने रिएक्शंस आपको मेनली पढ़ने वो सब कुछ दे दिया है, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, ये तीनों दिया हुआ है।
कोई बात नहीं आदित्य, जल्दी टेबल डाउन नोट डाउन करो, जिसका छूट जाए उसका कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख लेना, लास्ट में लिख लेना, लास्ट में मैं टाइम दे दूंगा। कोई ऐसा है जिसका अभी भी बचा हुआ है? आदित्य ये जो अभी तक पढ़े हैं लास्ट क्लास तक का, उसी का ये शॉर्ट में है, शॉर्ट नोट काइंड ऑफ है, जितने रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास तक पढ़े हैं। बोलो पायल। सर ये लास्ट में 1+1+1 लिखना है? नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है, ये एक्चुअली इसको हटा देगा, ये नहीं लिखना। ओके सर। वो एक्चुअली मार्क्स के लिए दिया हुआ है, 1+1+1, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा दो। चलो अब जिसका छूट गया वो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज सम स्पेशल केसेस विथ H2O। वाटर के साथ क्या होता है ना, सारे मेटल्स जो है वो एक जैसे रिएक्ट नहीं करते। ये आपके क्लास 8 का सिलेबस नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये रिएक्शंस आपको क्लास 8 में नहीं पढ़ने, ठीक है। जब आप बड़े होइएगा तो पढ़ना है, लेकिन किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको नोट डाउन करना है, बाकी क्लास 8 में आपको नहीं पढ़ना। कहता क्या है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाते या नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को रिएक्ट करने के लिए स्टीम चाहिए, ये नॉर्मल ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, इनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम जो है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया, इसके नीचे लिखना मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना है। मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर या फिर स्टीम से रिएक्शन इसकी नहीं होती है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे Pb इज लेड, Cu इज कॉपर, Ag इज सिल्वर एंड Au इज गोल्ड। मैं फिर से लिख रहा हूं, इसको साइड में लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। Pb, Cu, Ag, Au, इसका मतलब क्या है? Pb का मतलब होता है लेड, लेड के लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज लिखते हैं Pb। Ag का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर चांदी, चांदी के लिए हम उसका सिंबल जो यूज करते हैं दैट इज Ag, ठीक है। रुक जाओ, अभी नोट नहीं करना, जब बोलूंगा तब नोट करना। Au इज गोल्ड एंड Cu इज कॉपर। क्या कहता है, इसका मीनिंग समझो। कहता है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं ना जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। कौन कौन से? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। याद रखिएगा, ये 4 मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। मतलब सोने को तुम पानी में डाल के छोड़ दोगे, दो साल भी डाल के छोड़ दोगे तो भैया वो रिएक्ट करने वाला नहीं है, लेकिन सोडियम को पानी में 2 सेकंड के लिए भी डाल दोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। मैग्नीशियम को पानी से रिएक्ट करना है तो पानी को गर्म करना पड़ेगा, और अगर आयरन को रिएक्ट कराना है तो वहां स्टीम पास करानी पड़ेगी, मतलब गर्म पानी को जो भाप होता है उस भाप को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया, IIT तक में ये क्वेश्चन से रिगार्डिंग आया है, पॉइंट क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वहां जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो उनमें आके चिपक जाती है, जो उसको लेके ऊपर तैराने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये पानी पे तैरने लगते हैं। तो ये मेटल्स के बारे में थोड़े स्पेशल केसेज है, ध्यान रखना। कोई ऐसा सिंबल जो आपको नहीं पता तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। Na का मतलब होता है बाबू सोडियम, मैं लिख दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता तो ध्यान रखो। Na किस मेटल के लिए लिखते हैं? सोडियम मेटल के लिए लिखते हैं। K किसके लिए लिखते हैं? पोटेशियम के लिए लिखते हैं, पोटेशियम, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, Na इज सोडियम, K इज पोटेशियम। यहाँ Al इज एल्यूमिनियम, Fe इज आयरन। Fe में दिक्कत हो सकता है तो Fe किसके लिखते हैं? आयरन के लिए लिखते हैं, ठीक है। लोहे के लिए हम क्या यूज करते हैं? Fe यूज करते हैं। Zn इज जिंक, यहाँ Ca इज कैल्शियम, ठीक है। यहाँ Mg इज मैग्नीशियम। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ लगे तो पूछ लेना, और ये क्लियर कर दे रहा हूँ, ये क्लास 8 में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। छापो। लेड, कॉपर लगाए। मैं यूं बोल रहा हूं अमृत कि ये जो जितने अपने पास 4 मेटल्स हैं ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते।
नो रिएक्शन विथ वाटर, ये 4 मेटल ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, बोलो कौशिक। सर ऐसा तो सर कोई आदमी होगा ना जो सोडियम किरोसिन में से सर सोडियम को निकाले। फिर से बोलो। सर ऐसा तो सर कोई आदमी होगा ना जो सोडियम को सर किरोसिन से निकाले। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ता है केरोसिन से। तो सर अगर निकालेगा तो सर फिर ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं सर, आग लग जाएगा। ठीक है, तो मैं केरोसिन से जब निकालूंगा तो उसको केरोसिन में ही उसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है, तब उसको बाहर निकालते हैं। पैराफिन की लेयर लगाई जाती है सोडियम पे, तो सोडियम पे पैराफिन का एक लेयर लगा दिया, फिर उसको बाहर निकालो, वो नहीं जलेगा। समझे क्या हुआ कौशिक? हाँ, डायरेक्टली नहीं सर लगाते। लेयर हाँ, एक सर लेयर बैठा दिया जाता है तो उससे सर जलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बोलो पूर्णिमा। सर डॉक्टर कॉपर के जग में क्यों सजेस्ट करते हैं पानी पीने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पूर्णिमा ने कि कॉपर के जग में क्यों सजेस्ट करते हैं। चलो एक चीज दिखाता हूँ मैं। क्या होता है ये पूर्णिमा, ये क्या चीज है? सर स्टील। क्या है? नहीं, ध्यान से देखो। स्टील नहीं, अच्छा कलर इसका सही से नहीं आ रहा। पीतल है, लोटा है ये पीतल का। ठीक है, चलो क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ उसको मैं समझाता हूँ आके। ये जो लोटा है ना, इस लोटे को भी बनाने के लिए पीतल जो बनता है, तो पीतल में भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और पहले जमाने में पीतल के बर्तन में खाना बहुत ज्यादा बनाया जाता था। इवन आज भी, चूंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि छठ में जब छठ वठ होता है तो उसमें खास करके जो बर्तन होते हैं वो पीतल का इस्तेमाल किया जाता है। सही बोल रहा हूँ पूर्णिमा? यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या है पीतल में या कॉपर में, ऐसी क्या खासियत है? देखो कॉपर में कुछ खासियत है। कॉपर क्या होता है कि कॉपर में जब पानी को रख के हम पीते हैं तो होता क्या है कि वो बना देता है एक केमिकल, या ऐसे बोलो एक रिएक्शन होकर एक केमिकल बनती है, और वो केमिकल हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दैट इज मेनली कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इसीलिए उसमें पानी डाल के पीते हैं ताकि वो जो केमिकल बना वो पानी में घुल जाए और हम उसको पिए तो हमारे हेल्थ को फायदा मिले। कॉपर जो होता है वो हमारे मतलब बायोलॉजिकली मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे नहीं बोल सकता, बट ऐसे कह लो कि कॉपर हमारे हेल्थ के लिए चूंकि बहुत बेनिफिशियल है, इस वजह से हम उसको ऐसे यूज, मतलब कॉपर का वो जो कंपाउंड है वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम ड्रिंक कर रहे होते हैं कॉपर के बोतल में या कॉपर के जग में रख के पानी। एक इसी चीज के रिगार्डिंग एक और भी चीज बताता हूँ मैं। पूर्णिमा कभी ऐसा सुना है क्या, एजी का मतलब सिल्वर होता है लिखा है वहां पे, ऐसा सुना है कि गंगा नदी के ऊपर से जब पास करते हैं तो उसमें कॉइन डालना चाहिए? यस सर। क्यों डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखो उसके पीछे के बहुत अच्छे बिल्कुल आज के लिए वो तो डेफिनेटली एक अंधविश्वास है और बहुत लोगों के लिए आस्था है। दोनों चीजें, आस्था और अंधविश्वास दोनों चीजें हैं, लेकिन उसके पीछे एक साइंस थी। पहले जमाने में जो होते थे, जो पहले जमाने में जब लोग कहीं जाते थे तो वो नदियों में ना सिक्के डाला करते थे। क्यों सिक्के डालते थे? क्योंकि पहले जमाने में जो सिक्के चलते थे वो बहुत, याद करोगे तो आपको एसएसटी में पढ़ाया जाता होगा कि बहुत पहले कॉपर के, गोल्ड के और सिल्वर के सिक्के चला करते थे। यही 3 मेटल सबसे अधिक सिक्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 50-60 साल को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजों के वक्त तक लगभग यही 3 मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सही है। अब ये 3 मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, अगर इनका मतलब कोई कंपाउंड या इनसे मतलब पानी में घुल के या किसी तरह से खाने में, सुने भी होंगे सोना चांदी चौंपरास आता है, बोलते हैं कि चांदी हमारे दिमाग को तेज करता है। सो सिक्के इसलिए डालते थे क्योंकि जो पहले जमाने में लोग नदियों के पानी को पीते थे, नदी के पानी पिया जाता था, बोरवेल वगैरह बहुत नहीं हुआ करता था, तो नदी का कोई पानी पिए तो उसमें वो सिक्के जो है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते थे, क्योंकि वो सिक्का कॉपर, गोल्ड या सिल्वर का हुआ करता था। इससे नदी का पानी और भी बेटर हो जाता था पीने के लिए। इस पर्पस के वजह से नदियों में सिक्का डाला जाता था, लेकिन वो टाइम के साथ बदलते बदलते वो कहानी थोड़ी और बदल गई। ठीक है। क्यों? गोल्ड का सिक्का भी आयुष होता था, गोल्ड के सिक्के डाले जाते थे। आज भी तुम देखोगे तो बहुत जगह, ठीक है पूर्णिमा ऑडियो ऑफ कर लो, आज भी बहुत जगह जब जब नदियां सूखती हैं या जो नदियों के अंदर में जो लोग या फिर समुद्र में जो लोग अंदर गोता लगाते हैं तो उन्हें सोने के सिक्के कहीं कहीं मिले हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भैया उसमें किसी जमाने में, वो अलग बात है कि वो बचे नहीं है, लोग गोता लगा लगा के निकाल चुके हैं, लेकिन स्टिल कहीं कहीं गलती से मिल जाते हैं, बिकॉज किसी जमाने में उसमें सोने के सिक्के डाला जाया करते थे, सोना का, चांदी का, तांबे का, तीनों का। ठीक है।
पीयूष बोल रहा है कि रिएक्ट नहीं करता तो फिर डालने का फायदा क्या होता है। ठीक है पीयूष, देखो सोना चांदी रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ, बट एक चीज सोचो, उसके ऊपर से वाटर की धार जा रही है, वो धीरे धीरे उसमें घुलेगा ना, बहुत धीरे घुलेगा, हो सकता है 200 साल में घुले, क्योंकि उसमें क्वांटिटी जो घुलने की चाहिए ना बहुत कम चाहिए, वो इतनी कम चाहिए ना कि वो थोड़ा सा भी अगर चला गया तो अपना काम बन गया। ठीक है, तो इतनी कम क्वांटिटी चाहिए, उसके लिए अगर वो थोड़ा भी घुल गया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि कॉपर के जग में हम पानी रख के पीते हैं तो 200 या 10 साल बाद कॉपर का जग गायब हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। बहुत 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 कम अमाउंट में जो चीजें होती है वो घुलती है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, डन है। ओके, वाटर का कनेक्शन है तो ब्लैकिश क्यों हो जाता है? देखो सिल्वर जो होता है वो ब्लैकिश इसलिए होता है क्योंकि वो सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसलिए सिल्वर ब्लैकिश होता है, ना कि पानी से रिएक्ट करके वो ब्लैकिश होता है। ठीक है, वाटर के कनेक्शन में आने के बाद सिल्वर ब्लैक क्यों होता है? नहीं नहीं पीयूष, वो एक्चुअली वाटर की वजह से नहीं, वो सल्फर की वजह से ब्लैक होता है। अगर सल्फर का कंटेंट मिल गया तो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, या फिर उसको अगर ऑक्सीडाइज करा दिया गया तो वो ब्लैक हो जाएगा। सिर्फ पानी उसका रीजन नहीं है ब्लैक होने का। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा चीज है, पीयूष एक काम करो, सिल्वर ब्लैक हो जाए उसके ऊपर टूथपेस्ट रगड़ दो, देखो एकदम बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि उस टूथपेस्ट जो है वो सल्फाइड को हटा देता है, सल्फाइड हट जाता है, एकदम चमकने लगता है सिल्वर। ठीक है, चलो बोलो आयुष। सर इसको रिपीट कर देंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। क्या क्या रिपीट कर दूं? सर फोन आ गया था इसलिए नहीं सुनाई देगा। क्या चीज रिपीट? अभी कुछ पढ़ाया नहीं, बस कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, वही मैं बता रहा था, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, वो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं रहा था मैं। ठीक है, हाँ परेशान नहीं हो। बोलो वैसे क्या रिपीट कर दूं? बोलो पायल। सर आपने अभी बोला कि सर कॉपर के जग में अगर हम लोग पानी पीते हैं तो वो बेनिफिट होता है, तो सर अगर उस पानी की जगह हम लोग थोड़ा चेंजेस कर दें, वहां लेमन जूस रखें, तो सर वो एसिड एंड कॉपर का जो रिएक्शन होगा अगर, तो सर उस टाइम वो हम लोग के लिए बेनिफिट होगा? नहीं होगा। देखो होता क्या है, डिपेंड इस बात पे करता है बेटा कि जो रिएक्शन के बाद जो चीज बनी वो हमारे लिए फ्रूटफुल है या हार्मफुल है। एसिड के साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो जो चीज बनेगी वो अपने लिए हार्मफुल है, लेकिन पानी के साथ जो बनेगा वो अपने लिए फ्रूटफुल है। ठीक है, तो इसलिए पानी बेटर है, लेकिन एसिड उस जगह नुकसान। इसीलिए कॉपर के बर्तन में कभी दही रख के नहीं खाते, कभी लेमन जूस रख के नहीं पीते, कभी अचार नहीं रखा जाता। इवन किसी भी मेटालिक कंटेनर में अचार दही इन चीजों को रखना मना है, क्योंकि इनको रखने से वो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो टॉक्सिक चीजें बना सकते हैं जो अपने हेल्थ के लिए नुकसानदायक होंगे। है। ठीक है, अब इसका एक उल्टा एग्जांपल है, जैसे कभी ये देखे हो कभी भी एल्यूमिनियम के ग्लासेस बनते कभी देखे हो पायल? नो सर। नहीं दिखेगा एल्यूमिनियम का ग्लास। ठीक है, मतलब लोग प्लास्टिक के ग्लास में पानी पी लेंगे लेकिन एल्यूमिनियम का ग्लास नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, एल्यूमिनियम की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए एल्यूमिनियम के ग्लास में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। वहां पे जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, जो कंपाउंड बनता है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो बहुत हार्मफुल होता है। इवन आज के टाइम में डॉक्टर्स, इवन आज पायल ऑडियो ऑफ कर लो, इवन आज के टाइम में डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेशर कुकर का यूज करना भी मना करते हैं, बिकॉज प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बना होता है, दैट कैन बी हार्मफुल। ठीक है, चलो बोलो अनुपम। आवाज नहीं आ रही अनुपम। सर डॉक्टर बोलते हैं सर हार्ट को तांबा के जग में या गिलास में पानी पीजिएगा। सर आवाज नहीं आ रहा, बस इतना मेरे को सुनाई दिया कि तांबा के जग में पानी पीजिएगा। सर हार्ट के पेशेंट को क्यों बोलते हैं कि तांबा के जग में पानी हार्ट के पेशेंट्स के लिए? यार देखो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे मैं नहीं जा रहा कि उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आखिर एक्चुअल में कैसा है, वो क्या तरह का इफेक्ट देता है, पर हाँ कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि जो कॉपर है वो कॉपर में भी शायद कुछ ऐसा है कि जो ब्लड है उस ब्लड में अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया काइंड ऑफ, या ऐसे बोलो कि लम्प्स बन गए हैं, तो मे भी शायद उसको डाइल्यूट कर देता होगा, जिस वजह से हार्ट के पेशेंट को बोला जाता होगा पीने के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल करता हो मे बी। बट एग्जैक्टली वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है वो बायो में ही पता चलेगा, वो केमिस्ट्री वाले से क्या चाहते हैं, वो बायो वाला कैसे होता है। ठीक है, पर हाँ
वो ये बात सच है कि वो ब्लड, हाँ वो ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है किसी ना किसी तरीके से। एग्जैक्टली ये बात सही है, बट एग्जैक्टली उसका मतलब मेडिकल कैसा एप्लीकेशन है वो तो डॉक्टर बता सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट मेडिकल एप्लीकेशन कैसा है। ठीक है, चलो सो ये अपने पास कहानी है। एक्वारेजिया क्या होता है, अभी जस्ट अभी आने वाला है एक्वारेजिया, थोड़ा इंतजार कर लो। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज है दैट इज एक्वारेजिया ही। ठीक है, अब समझो एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया क्या है, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो एक्वारेजिया दो एसिड्स का मिक्सचर है। कौन दो एसिड्स का, तो HCl का और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। क्या काम आता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का मेन इस्तेमाल जो है वो जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास होता है। वो करते क्या है, वो एक्वारेजिया के ही हेल्प से गोल्ड या सिल्वर को मिलाया जा सकता है, गोल्ड और सिल्वर को रिएक्ट कराया जा सकता है, या ऐसे बोल लो कि गोल्ड और सिल्वर कहीं से निकाला जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली गोल्ड और सिल्वर नॉर्मल एसिड से तो रिएक्ट नहीं करते, पर एक्वारेजिया से रिएक्ट कर जाता है। और एक्वारेजिया क्या है, तो HCl और HNO3 का मिक्सचर है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। रेशियो क्या होता है, तो यहाँ रेशियो होता है 3:1। मतलब ऐसे समझ लो कि 3 ml अगर आपके पास HCl है तो उसमें 1 ml डालना होगा HNO3, तब जाके बनेगा एक्वारेजिया। ये गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये मतलब ऐसा इसमें क्या खासियत है। ठीक है, तो अभी इसकी खासियत अब बड़े होके पढ़िएगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके वजह से ये काम आ पाता है। अब एक चीज और भी है कि आखिर गोल्ड और सिल्वर को डाइल्यूट करने या फिर ऐसे बोलो कि डिसॉल्व करने की जरूरत क्यों है। सो देखो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन और बहुत खतरनाक एप्लीकेशन दोनों ही है। अच्छा एप्लीकेशन क्या है, मान लो आपके पास कोई ज्वेलरी है जिसमें से गोल्ड को बाहर निकालना है, सिल्वर को बाहर निकालना है, तो उसके लिए एक्वारेजिया बहुत काम आता है। उसमें डिसॉल्व किया जाता है और डिसॉल्व करके गोल्ड को अलग कर लिया जाता है, फिर बाद में एक रिएक्शन करा के जिंक के साथ में। देखे भी होगे कि जब गोल्ड की दुकान पे जाओगे और कभी अगर ऐसा हो गया, मान लो पुरानी ज्वेलरी को वहां पे आपको सेल करना हुआ या बेचना हुआ या एक्सचेंज कराना हुआ, तो वो लोग पहले उसको मेल्ट करते हैं। पहले होता था, अब तो थोड़ा कम होता है, मेल्ट किया जाता था, फिर एक्वारेजिया में डाल के गोल्ड निकाला जाता था और फिर उस गोल्ड की वैल्यू लगाई जाती थी कि सोने इतने का है तो आप इतना का फिर ज्वेलरी ले सकते हो या फिर आपको इतना का कैश मिल जाएगा। सो एक्वारेजिया इसी काम में आता है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक एप्लीकेशंस भी हैं। पहला तो इसका एक बुरा एप्लीकेशन ये है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले होता था बहुत ज्यादा कि गाँव में जाते थे और लेडीज को बोलते थे कि भैया लाइए हम आपकी ज्वेलरी को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी जो है गंदी हो गई है। गांव में लोग, लेडीज जो थी उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उनको लगता था चलो यार ठीक है, जो भी बोलते थे वो कि हम आपके सामने करेंगे, हम आपको एक लिक्विड में डालेंगे, निकालेंगे और आपका साफ हो जाएगा। वो बोलते थे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करते थे ना कि जैसे चेन लिया, चेन को एक्वारेजिया में फटाक से डाल के निकाल लिया, तो जैसे तुरंत डाल के निकाला तो उसके ऊपर का जस्ट लेयर जो है गोल्ड का वो हट गया, थोड़ा सा ऊपर से लेयर एक हट गया, मान लो एकदम थोड़ा सा हटा। थोड़ा सा जैसे हटेगा तो क्या हो जाएगा, चमक आ जाएगा, क्योंकि अंदर का लेयर आ चुका है। तो ऊपर में डर्ट वर्ट तो हट गया क्योंकि ऊपर का गोल्ड का लेयर हट गया, चमक आ जाएगा। लेडीज खुश हो जाती थी कि वाह मेरा ज्वेलरी तो साफ हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो ज्वेलरी साफ नहीं होता था, वो साफ हो जाता था। साफ हो जाने का मतलब क्या है ना कि वो ज्वेलरी में ऊपर का थोड़ा सा गोल्ड ही निकल गया है, वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो गया। फिर बाद में वो ज्वेलर्स जाते थे उस एक्वारेजिया में जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो गया, बिल्कुल जैसे नमक घुलता है पानी में वैसे घुल जाएगा उसमें। वो छन्नी से छान के भी दिखाएंगे ना तो उसमें निकलेगा नहीं, जैसे नमक घुलता है वैसे घुल जाएगा। फिर बाद में उसमें जिंक डाल देते थे, जिंक जैसे डाला जाएगा गोल्ड नीचे उसमें सेटल कर जाएगा और जिंक वहां रिएक्ट करके रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनको गोल्ड का फायदा हो जाता था और गांव के लेडीज लोग को बेवकूफ बना दिया जाता था। पहले बहुत होता था, अब तो लोग समझदार हो गए तो कोई अपनी ज्वेलरी इतनी आसानी से नहीं देता। आप भी अगर कभी आप जाइए ज्वेलरी साफ कराने या क्लीन कराने कभी आप जाते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि भैया इस तरह की कोई समस्या ना हो। हालांकि अब नहीं होता, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। इस एक्वारेजिया का एक तो नुकसान आपने देख लिया, लेकिन इसका एक और बहुत भयानक नुकसान है जो बहुत जरूरी है आप सभी को जानना। एक भयानक नुकसान है आज के टाइम में, आपने सुना होगा एक बहुत कॉमन सा एक चीज दैट इज एसिड अटैक्स।
बहुत हुआ है, गर्ल्स पे बहुत हुआ है और इस पे मूवीज भी बनी हैं। अब थोड़ा कम हुआ है ये चीज, पर हाँ ये सच है कि ये बहुत हुआ है। एसिड अटैक जो होता है उसमें सबसे अधिक किसी एसिड का इस्तेमाल किया गया है तो दैट इज एक्वारेजिया। ये नेशनल डेटा है कि भैया सबसे अधिक कोई एसिड जो इस्तेमाल हुआ है एक्वारेजिया। और क्यों? क्योंकि ये सबसे आसानी से अवेलेबल हो पाता है और वन ऑफ द डेंजरस है ये। क्योंकि अगर आप चाहिएगा कि सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड आप दुकान से खरीद लीजिए तो मुश्किल है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलेगा आसानी से। लेकिन ये जो एसिड है ये दुकानों पे बड़े, मतलब सुनारों के पास जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास बड़े आसानी से अवेलेबल हो पाता है, जिसको हिंदी में बहुत कॉमनली जो जाना जाता है दैट इज तेजाब, जिसको तेजाब नाम से, हालांकि तेजाब जो है पूरे एसिड को ही कहा जाता है, पूरे एसिड फैमिली को कहते हैं, पर एक्वारेजिया के लिए मेनली ये वर्ड यूज होता है दैट इज तेजाब। ठीक है, तो ये जो तेजाब है, ये जो एसिड है बहुत ही खतरनाक है। हालांकि सारे एसिड्स के लिए तेजाब होता है हिंदी में, लेकिन एक्वारेजिया के लिए ये वर्ड फेमस है। ठीक है, तो ये इसको कुछ अच्छी भी चीजें हैं और कुछ बुरी भी चीजें इस एक्वारेजिया के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है नाइट्रिक एसिड के रिगार्डिंग। क्या है भैया? सो नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, ध्यान से सुनो, बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस नहीं देके H2O दे देता है, वाटर दे देता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेज। बस इतना सा लिख लो ये पॉइंट, बाकी आपके पॉइंट किसी काम का नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपके पॉइंट्स मैं हटा दे रहा हूँ, ये काम का नहीं है आपके। बस एक पॉइंट लिख लेना आप जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, जो सबसे ऊपर का लिखा हुआ पॉइंट दैट इज हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा और ये पूरा का पूरा नोट डाउन कीजिएगा। एक्वारेजिया की पूरी कहानी आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, सो 2 पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट में, पहला पॉइंट ये पूरा लिखना और फिर ये दूसरे पॉइंट में ये एक लाइन लिखना, फटाफट से लिखो। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो कि हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया। एक्वारेजिया याद रखिएगा बाबू, बहुत काम की है और खतरनाक भी है। बैटरी में जो यूज करते हैं दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है बैटरी में जो यूज होता है। कौन पूछा? आदित्य। ठीक है, अभी बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट क्या है, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट को ध्यान दो। सेकंड पॉइंट कहता है कि जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, वहाँ कुछ और ही निकलता है। बेसिकली वहाँ N2O, NO, NO2 निकलता है, पर इस चीज को मैं नहीं दिखा रहा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन नहीं देता, H2O देता है। कोई जरूरत नहीं इतना, हाइड्रोजन नहीं देता, इतना ध्यान रखो, काफी है। ठीक है, चलो छापो फटाफट से इसको, और किसी को लगे कि कहीं पे कोई चीज जादू हो गई तो फटाक से पूछ लो, अदरवाइज छापो। बोला आदित्य? सर बोल रहे एक बार एरिया फिर से समझा दीजिए सर। एक्वारेजिया मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्वारेजिया क्या है? एक मिक्सचर है, किसका? 2 एसिड्स का मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 300 ml लोगे तो नाइट्रिक एसिड 100 ml लोगे, मतलब 3:1 के रेशियो में दोनों को लिया जाता है। ये काम क्या आता है? तो ये काम आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे मेटल्स को डिसॉल्व करने के। कौन इसका यूज करता है? इसका यूज मेनली ज्वेलर्स करते हैं ताकि वो ज्वेलरी आसानी से बना पाए डिसॉल्व करा के। यही है कहानी एक्वारेजिया की। छापो फटाफट से। एक्वारेजिया का मीनिंग समझ लेना क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, पर ध्यान रखिएगा दिस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ये सब मेटल कहाँ मिलेगा? कौन सा मेटल बोल रहे हो आयुष? छपरा में तो मिलना मुश्किल है। सोडियम पोटेशियम अगर ढूंढना चाहते हो तो पटना में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट, जहाँ लैब के सामान मिलते हैं वहां पे मिल सकता है। अगर पटना में ढूंढोगे तो अशोक राजपथ में कुछ कुछ शॉप्स हैं, वहां पे आपको मिल सकती हैं। बोला आयुष? सर सेकंड पॉइंट बता दीजिए ना। सेकंड पॉइंट
नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है मेटल से तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, वो वाटर देता है। हमको बस इतना ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्या बोला है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। बाकी सारे एसिड जो है वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं जब मेटल से रिएक्ट करते हैं। एकदम स्टार्ट का रिएक्शन याद करो, मेटल्स विद एसिड। ठीक है, छापिए जल्दी फटाफट से। चलो ठीक है, सबने लिख लिया? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? लिखो लिखो उज्जवल, जल्दी लिखो। इवॉल्व मतलब होता है बाहर निकलना, इन्वॉल्व मतलब लगा रहना। कोई इन्वॉल्व है किसी काम में मतलब वो लगा है, इवॉल्व मतलब होता है बाहर निकलना। दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। ठीक है अमृत, चलो उज्जवल हो गया क्या? नहीं हुआ, करो, लिखो 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 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। आज काहूत नहीं होगा आर्यन, इस चैप्टर को खत्म हो जाने दो फिर काहूत होगा। इस चैप्टर के बाद, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक काहूत नहीं होगा। ठीक है, ओके पूर्णिमा मैसेज कर दो मेरे को, देख लेता हूँ क्या है। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? पहले समझते हैं ये रिएक्शन क्या है। तो कहता है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा इसको आसान भाषा में समझते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो हुआ क्या, मान लो कि किसी दो को पकड़ लेते हैं। मान लो कि कौन था अभी लास्ट में लिखा? उज्जवल। तो मान लो कि एक बस है, बस में जो उज्जवल है वो कॉर्नर वाले सीट पे जाता है, और वो जाके वो जो साइड में जो विंडो सीट होती है, विंडो सीट पे जाके बैठ जाता है उज्जवल। ठीक है, तो मान लो उज्जवल यहाँ पे बैठता है, तो यहाँ पे है उज्जवल। ठीक है, और ये मान लो उज्जवल का कोई एक फ्रेंड है। ठीक है,
ठीक है, उज्जवल का कोई फ्रेंड है, मान लो दोनों साथ बैठते हैं और हर दिन दोनों साथ बैठते हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि भैया इस बस में कोई एक आया, मान लो कि कोई भट्टा खट्टा सा आदमी आ गया, मान लो मिस्टर खली आ गया, और खली बोलता गया है कि भैया मैं तो इसके साथ बैठूंगा। मान लो ये उज्जवल है और ये मान लो कि कोई उज्जवल का फ्रेंड या फ्रेंड सखा या मतलब ठीक है सखा या मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो मान लो ये उज्जवल के फ्रेंड है, मान लो ऐसा। ठीक है, तो हुआ क्या कि मिस्टर खली आए और मिस्टर खली ने बोला कि देखो भैया बात ऐसा है ना कि बैठूंगा तो मैं ही इस जगह पे। ठीक है, तो खली आए, उन्होंने उज्जवल भाई साहब को उठा के ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे उठा के साइड कर दिया और खुद उस जगह बैठ गए। तो हुआ क्या बेसिकली, तो इस प्रोसेस को ध्यान देना, इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब खली आया तो खली ने क्या किया कि भैया इसको हटाया, यहाँ से उज्जवल को हटाया, बोला चलो अब तुम भैया साइड लो, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, अब मैं बैठूंगा इस जगह पे। तो खली की जगह पे उज्जवल की जगह पे खली बैठ गया, और बेचारा उज्जवल क्या ही करता, तो जाके पीछे कहीं बैठ गया। तो मान लो उज्जवल यहाँ बैठ गया, क्या हुआ क्या, ध्यान देना। तो मैं इस चीज को यहाँ पे बना रहा हूँ, जरा गौर से देखना। सो पहले क्या था कि पहले उज्जवल था और उज्जवल की मान लो कोई सखा थी जो दोनों साथ बैठते थे। ठीक है, बाद में यहाँ पे खली भाई साहब आ गए। तो खली भाई साहब के आने के बाद क्या हुआ, खली भाई साहब ने उज्जवल को यहाँ से उठाया और बोला चलो अब तू साइड ले ले। तो उज्जवल बेचारा साइड हो गया, तो क्या ही करते, और खली भाई साहब इसके सखा के साथ अभी बैठे हुए हैं सीट पे, एक विंडो सीट पे। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ है कहानी। तो इस कहानी को जरा देखते हैं हम गौर से, कि इस कहानी में कैसी चीजें चली हैं। ठीक है, सो इसको ध्यान दो, ये कुछ इस तरह का रिएक्शन हुआ क्या, देखो तो ध्यान दो तो क्या हुआ, ये अपने पास है उज्जवल, ये उज्जवल के फ्रेंड, ये है खली, खली आए, उज्जवल को हटाए, खुद उसके जगह बैठ गए, उज्जवल अलग हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे खली नहीं आता, खली के जगह पे मान लो कोई कमजोर सा आ जाता, कोई बच्चा छोटा सा आता, बोलता है भैया मेरे को विंडो सीट पे बैठने देता, उज्जवल बैठने देता, उसको बोलता चल भाग यहाँ से। तो ऐसा नहीं हो पाता, उज्जवल उसको नहीं बैठने देता। तो उज्जवल कब बैठने दिया, उज्जवल तब बैठने दिया जब ये बहुत स्ट्रॉन्गर है। अब इस चीज को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है, कहता है कि अ मोर रिएक्टिव मतलब मोर स्ट्रॉन्गर मेटल, जैसे ये खली है, कैन रिप्लेस हटा सकता है लेस रिएक्टिव मेटल, उज्जवल को। लेस रिएक्टिव कौन है, कम ताकतवर कौन है, उज्जवल है। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल जैसे ये उज्जवल है, ये कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, ये इसको नहीं हटा सकता। मान लो ये कहानी उल्टी होती है, खली भाई साहब किसी के साथ बैठे होते हैं, अब उज्जवल जाता तो क्या उज्जवल कर सकता था क्या खली को, चलो हट मैं यहाँ बैठूंगा, मुश्किल है ये बात। ठीक है, तो यही कहानी इस रिएक्शन के, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्गर मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से हटा देता है, तो हम बोलते हैं कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमको कैसे पता चलेगा, जैसे उज्जवल और खली में तो हमको पता था कि भैया जिसके डोले सोले हैं वो खली होगा, जिसके डोले सोले कम है या नहीं है वो उज्जवल होगा। यहाँ कैसे पता चलेगा, तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कम है, कौन कम है, कौन कम है, इसका एक पूरा टेबल आपको दिखाऊंगा मैं, वो याद रखना पड़ेगा। पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दो। जैसे जिंक, जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, मतलब कॉपर का कोई कंपाउंड रहेगा उसमें जिंक क्या करेगा, आएगा और कॉपर को हटा के उसकी जगह बैठ जाएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जिंक हटा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से। अगला स्टेटमेंट देखो, आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, आयरन भी कॉपर को हटा देता है कॉपर सल्फेट से। मतलब खली के बजाय कोई और भी मतलब कोई बॉक्सर आ गया तो उसको भी देख के उज्जवल बोलेगा भैया बैठ जा, तो मैं साइड ही हो जा रहा हूँ। सो आयरन जो है वो भी ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कॉपर से। ये दो कंक्लूजन हमको यहाँ से दिख गया, हमको यहाँ से दो चीजें ध्यान रखनी है, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, आयरन जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो ये कॉपर की रिएक्शन जिंक के साथ होती कैसी है, तो देखो कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट करता है तो बना लेता है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। सल्फेट जो था, अब देखो यहाँ मैं सारा एग्जांपल समझा देता हूँ, यहाँ समझो, कॉपर उज्जवल है,
सल्फेट जो है उज्ज्वल का दोस्त, जिंक जो है वो है खली। बाद क्या हुआ, जिंक और उज्ज्वल का दोस्त बेचारा हो गया उज्ज्वल अकेले। बिल्कुल यही कहानी है अपने पास, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे हमने उज्ज्वल की कहानी देखी थी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन कैसी होती है। इस पूरे कहानी को अगर समझ चुके हो तो छापो, नहीं समझ में आया तो बोलो कि भैया समझ में नहीं आया। और यहाँ पे ये चीज आपको समझ नहीं आई होगी तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। इसको ऐसे लिखना, लेस रिएक्टिव मेटल, ब्लू वाला क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। रेड वाला क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल। बस आपको लिख लेना है ऐसे, ठीक है। रेड ब्लू तो आप कॉपी में कर नहीं पाओगे, तो ये रेड वाले की जगह लिखना हाई रिएक्टिव मेटल, गोला बना लो, बस लिख लेना हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल। अब ये क्या हुआ, इस हाई रिएक्टिव मेटल आया, इस बेचारे को एक लात मारा, इसको यहाँ से साइड किया, उसकी जगह बैठ गया, ठीक है। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो बताओ, और अगर नहीं है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, इस पूरे को और इस रिएक्शन को नोट डाउन करो, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो करो फटाफट से। उज्ज्वल के फ्रेंड अगर खली से ज्यादा ताकतवर हो तो फिर क्या होगा, उज्ज्वल के फ्रेंड का फिर वो जगह हो जाएगा, और क्या, वो आएगा बोलेगा खली को चल हट, मैं यहाँ बैठूंगा। जैसे यहाँ पे मान लो जिंक सल्फेट बना, अगर यहाँ सोडियम डाल दोगे ना तो सोडियम जिंक से भी ज्यादा ताकतवर है, वो जिंक को भी बोलेगा चल हट, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। बोलेगा अब क्या सोडियम से ज्यादा ताकतवर नहीं है उससे भी ज्यादा ताकतवर है, पोटेशियम आएगा बोलेगा चल हट, सोडियम को भी हटा के बैठ जाएगा। तो ये तो कहानी बिल्कुल ताकत की है ना, जो जैसा ताकतवर उसके हिसाब से कहानी होगी। डन है, छापो फटाफट से पूरी कहानी। फिगर में तो 3 है, एक्सप्लेनेशन में 2 है। भाई फिगर में 3 जो है वो क्या कहानी है, वो तो कहानी समझाने के लिए दिया है। एक्सप्लेनेशन में तो मैं बता रहा हूँ कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, वो तो एग्जाम्पल है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, आयरन जो है वो भी कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। और वो तो रिएक्शन समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है आयुष, ठीक है। अभी ग्रीन कलर क्या है, ग्रीन कलर तो बस उसके साथ लगा हुआ सल्फेट है, जैसे यहाँ पे ये सल्फेट है वैसे ग्रीन कलर एक सल्फेट है, और क्या। तो चाहो तो ग्रीन कलर में लिख लो सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके जगह लिखो, लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। बस वही समझ लो उज्ज्वल का दोस्त है, और वो तो कोई भी हो सकता है ना। सही है उज्ज्वल, कहाँ गया उज्ज्वल, उज्ज्वल बताएगा ना ग्रीन वाला कौन है। उज्ज्वल हैंड रेज करो तो बाबू, हाँ उज्ज्वल बताओ ये ग्रीन वाला कौन है, मतलब जो भी हो, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, सखा सहेली कोई भी हो सकती फ्रेंड है। है। नाम बताओ, नाम। कोई भी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई होगा ना जिसके लिए तुम खली से भी लड़ जाओगे, बोलोगे चल हट तू भी हट यहाँ से। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। छापो फटाफट से। इस रिएक्शन को अगले क्लास में अपन फिर से एक बार देखेंगे और फिर आगे की कहानी पे बात करेंगे। ये लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा जरूरी रिएक्शन है ये, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके एप्लीकेशन बड़े तगड़े हैं, बहुत तगड़ा इसका एप्लीकेशन होता है। चलो अब लास्ट पॉइंट मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। भैया कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, बिल्कुल उज्ज्वल खली को नहीं हटा सकता। तो अगर जिंक सल्फेट है, मान लो खली अपने दोस्त के साथ बैठा है, उज्ज्वल जाएगा तो खली को नहीं हटा सकता। उसी तरीके से जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, इसलिए कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट वही है, छापो, और इसी के साथ आज की सभा समाप्त है।
जिसको डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। आज की सभा हम यहीं पे विराम लगाने वाले हैं। इसको छापो, आगे अब कुछ नहीं पढ़ने वाले। इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है उत्कर्ष, बिल्कुल इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो शुभम बाबू, क्या समस्या है? सर होमवर्क क्या है? अरे यार, तुम लोगों को होमवर्क सबमिट करने के लिए मैंने बोला था, बट मैंने अभी कोई होमवर्क नहीं है उत्कर्ष। बस इतना सा है कि मेटल्स नॉन मेटल्स का सबमिट नहीं करना, होमवर्क है, सबमिट नहीं करना है। मेटल्स नॉन मेटल्स के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक में हो सकते हैं सॉल्व मॉड्यूल के और एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों के। ठीक है, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो कम से कम, मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 तो एट एनी कॉस्ट आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस, क्योंकि ये चैप्टर लगभग एंड पे, अब थोड़ा सा मुश्किल से आधे घंटे का चैप्टर बचा हुआ है, तो आपको अटेम्प्ट कर लेना है। 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं फटाफट, 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर हो रहा है। ठीक है, तो इसको करो फटाफट से कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट करके रखे रहना। ठीक है, किसी भी दिन चेक हो सकता है भाई, किसी भी दिन हो सकता है ऑफलाइन जब आए तो उसी समय बोल दे कि सारे लेके आओ। इरम सबमिट कर दिया ना होमवर्क? जिन लोगों ने प्रीवियस होमवर्क नहीं सबमिट किए हैं, सबमिट कर दो सारे लोग। किसी दिन चेक होगा, अगर पता चला कि नहीं सबमिटेड है तो समस्या हो सकती है। ठीक है, बोला आदित्य। सर हम पिछली क्लास में सर ऑब्सेंट थे, इसलिए सर बता दीजिए होमवर्क क्या है सर पिछले क्लास का। पिछले दोनों चैप्टर्स के मॉड्यूल और एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व करके। सर कौन कौन से चैप्टर सर? पिछले कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं आदित्य? सर वो बोले थे फाइबर्स एंड प्लास्टिक हो चुका है, कोल पेट्रोलियम हो चुका है, ये दोनों चैप्टर्स। हाँ बिल्कुल, ये दोनों चैप्टर्स आपको सर आज का हाँ मेटल्स नॉन मेटल्स, हाँ मेटल्स नॉन मेटल्स अभी कंप्लीट करके रखे रहो, इसको सबमिट नहीं करना है, ये अगले क्लास में सबमिट करना होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ बोलो अनय। पेपर रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड्स पेज ओपन कर दीजिए ना। ठीक है, कर देता हूँ। और उसका लास्ट पार्ट छूट गया है सर। ठीक है, यस सर वही था। बोलो, सर वो चार्ट बनाए थे ना? अच्छा चार्ट वाला बोल रहे हो क्या? यस सर चार्ट वाला। हाँ सर इसको ये जो लिंक पे सॉरी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी पे ना प्रोवाइड करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन में जो लिंक है उसी पे डालना है। सर आपने बोला था कि स्पेसिफिक लिंक प्रोवाइड करेंगे। नहीं, वो स्पेसिफिक लिंक मैंने सोचा था देने के लिए, पर वो बाद में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी उसमें ग्रुप डिस्कशन डिस्क्रिप्शन में जो है उसी में सबमिट कर देना। ओके। हाँ बोलो उज्जवल। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकालिए ना सर। ठीक है, एक सेकंड। सॉरी, हाँ यस सर। एनसीईआरटी की बुक इरम आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स नहीं सबमिट करने, बस आपको सबमिट करने हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर। नोट्स नहीं करने, एनसीईआरटी के भी आपको सबमिट नहीं करने, बस मॉड्यूल के सबमिट करने हैं। एनसीईआरटी जब ऑफलाइन होगा तो किसी दिन मैं बोलूंगा तो उस दिन देखा जाएगा। मॉड्यूल अभी आपको कंप्लीट करके वहां पे लिंक पे जाके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, हाँ बोलो उत्कर्ष। सर हो गया है, वही वाला था। कोई ऐसा जिसका अभी भी कुछ छूटा हुआ है? चलो ठीक है, किसी का छूटा हुआ है, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं।